नमस्कार साथियों, सभी का एक बार फिर से आज के हमारे इस एपिसोड में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। आज की जो क्लास हमारी होगी, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की खोज, और साथ में सीखेंगे कुछ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। आज की क्लास हमारी स्टार्ट होगी किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए, यानी नाभिक की खोज। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम है रदरफोर्ड। एक रदरफोर्ड का पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल को लिया और गोल्ड फॉइल के पीछे उन्होंने एक स्क्रीन को लगाया कि जब पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल पे आते हैं, उस गोल्ड फॉइल से निकलने के बाद उस जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन पे जाते हैं तो अपने इफेक्ट को शो करते हैं। आइए समझते हैं इसको। इनके एक्सपेरिमेंट में, यानी कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने सबसे पहले क्या ली? गोल्ड की फॉइल ली और इस गोल्ड फॉइल के सामने रख दिया एक बॉक्स। ये बॉक्स किसका है? एल्फा का, जिसके अंदर कौन से पार्टिकल्स निकलते हैं? एल्फा पार्टिकल्स इसके अंदर से निकलते हैं। और इसके पीछे की तरफ इन्होंने एक क्या बना दी? स्क्रीन। इसके पीछे इन्होंने क्या लगा दी? एक स्क्रीन। और इस स्क्रीन के ऊपर, इस स्क्रीन पे इन्होंने लगा दिया जिंक सल्फाइड को। इस स्क्रीन पे इन्होंने क्या लगा दिया? जिंक सल्फाइड। आपको कल भी बताया गया था जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इस स्क्रीन पे आता है तो ये स्क्रीन क्या करेगी? ग्लो करेगी। आइए समझते हैं इस फिनोमिना को। ये है गोल्ड फॉइल और इस गोल्ड फॉइल के पीछे एक स्क्रीन। जब एल्फा पार्टिकल निकल के कहां जाते हैं? गोल्ड फॉइल के पास। तो यहां पे कुछ फिनोमिना हमको देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल्स कैसे निकल जाते हैं? स्ट्रेट। मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल्स कैसे निकल जाते हैं? स्ट्रेट। कुछ एल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो जैसे इसके पास आएंगे वैसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ एंगल बना लेंगे। सो वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल आर स्ट्रेट मोशन बिकॉज दे हैव नो डिफ्लेक्शन। इट मींस 180 डिग्री एंगल इसके अंदर फॉर्म होगा। और कुछ ऐसा एल्फा पार्टिकल्स होंगे जिसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल। और ऐसा मानते हैं कि 20,000 में से लगभग एक पार्टिकल ऐसा है कि जो जैसे ही इस गोल्ड फॉइल पे जाएगा वैसे ही वापस बाउंस बैक हो जाएगा। यानी कि जैसे ही एल्फा पार्टिकल गए गोल्ड फॉइल के पास, गोल्ड फॉइल उसे क्या कर देगा? रिपेल। और रिपेल करने की वजह से ये वापस उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। और यहीं पे कंसेप्ट आता है किसका? कंसेप्ट आता है न्यूक्लियस का। कंसेप्ट किसका आता है? न्यूक्लियस का कंसेप्ट आता है। कि न्यूक्लियस का कैसे डिटेक्ट किया गया? तो न्यूक्लियस को डिटेक्ट किया गया किसके थ्रू? इस लाइट के थ्रू। कि जैसे ही एल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पे गया वापस बाउंस बैक हो गया। और बाउंस बैक होने से ये पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो इस एल्फा पार्टिकल को क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। अगर इसके अपन रिपल्शन वाले मेथड को समझे तो आप सभी को पता है सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। अभी जैसे हमने बात की एल्फा पार्टिकल की। एल्फा पार्टिकल जैसे ही इस गोल्ड फॉइल के पास गया तो गोल्ड फॉइल पे जाने के बाद ये वापस उसी डायरेक्शन में आ गया। जिस डायरेक्शन से गया वापस उसी डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब इन दोनों का चार्ज कैसा होना चाहिए? सेम चार्ज। इन दोनों का चार्ज कैसा होना चाहिए? सेम चार्ज। अब इसको समझते हैं। सभी को पता है न्यूक्लियस जो होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, पहला न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। अगर हम ऑल ओवर बात करें न्यूक्लियस की कि न्यूक्लियस में चार्ज कौन सा है, तो न्यूक्लियस के चार्ज होता है कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। अब अगर अपन बात करें एल्फा की, एल्फा पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ हीलियम। एल्फा पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ हीलियम एंड हीलियम इज अ पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन होता है? पॉजिटिव आयन। सो वी कैन से दैट एल्फा पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज and nucleus also have positive charge. Both species have positive charge, so we can say that
the repulsion will be occurs between each other in alpha particle and in nucleus, it means protons particles. तो यहां पे हमारा पता चला कि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, यानी कि दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। और इसी रिपल्शन की वजह से जो पार्टिकल्स थे वो वापस क्या हो गया, कमबैक हो गया, यानी कि जैसे गया वापस उसी डायरेक्शन में आ गया। तो ये हुआ आपका रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें किसकी फॉइल ली थी इन्होंने, गोल्ड की फॉइल। अगर हम इसके पॉइंट्स लिखें कि इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो इसके कंक्लूजन को हम लिख सकते हैं, इसके कंक्लूजन को हम क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, most of the alpha particle are passed in straight line, are passed in straight line after scattering या after scattered, यानी गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद मोस्ट ऑफ द पार्टिकल कैसे निकल गए, सीधे। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर कंक्लूजन आता है, some of them deflected by some angle, some of them deflected by some angle। कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्होंने क्या बना लिया, एंगल बना लिया, कि जैसे अगर पार्टिकल सीधा जा रहा था तो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, उसमें क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। और थर्ड पॉइंट, अ फ्यू ऑफ देम, अब ये पार्टिकल्स लगभग कितने थे अप्रोक्सीमेटली, तो वन पार्टिकल फ्रॉम 20K, यानी 20,000 में से केवल लगभग एक पार्टिकल ऐसा था कि वो पार्टिकल कैसा आ गया, बाउंस बैक हो गया। अ फ्यू ऑफ देम वर बाउंस्ड बैक। तो यहां पे तीन कंक्लूजन हमारे पास में निकल के आते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आर स्ट्रेट मोशन बिकॉज दे हैव नो डिफ्लेक्शन, इट मींस 180 डिग्री एंगल। सेकंड पॉइंट, सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल। एंड थर्ड पॉइंट, अ फ्यू ऑफ देम, लगभग कितना, वन पार्टिकल फ्रॉम 20,000 वर बाउंस्ड बैक, यानी कि जैसी डायरेक्शन में वो गए उसी डायरेक्शन में वापस उस सोर्स के पास में आ गए थे। अब यहां बात करते हैं रदरफोर्ड के एक न्यूक्लियर कंसेप्ट के बारे में। रदरफोर्ड ने एक कंसेप्ट दिया था और उस कंसेप्ट को बोलते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर कंसेप्ट। रदरफोर्ड न्यूक्लियर कंसेप्ट, इसका एक न्यूक्लियर कंसेप्ट है, इसको समझते हैं। यहां से हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो अब स्टार्ट हो गया कि रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट है उससे न्यूमेरिकल अप्रोच कौन सी आती है। अभी तक तो सारा कौन सा था, थ्योरेटिकल अप्रोच, जहां से हमसे सीधे क्वेश्चन थ्योरी के बेस पे पूछेगा। अभी जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कौन सा, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर कंसेप्ट। यहां से हम समझने वाले हैं इसके मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला पॉइंट, इसने एक रिलेशन दिया था। रिलेशन किसके बीच में, तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड एटॉमिक मास। इन दोनों के बीच का इसने एक रिलेशन दिया। उस रिलेशन को अपन कैसे लिखते हैं, तो उस रिलेशन को लिखते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, और पावर में क्या आ जाएगा, 1/3। यानी कि ये रिलेशन होता है किसके बीच में, न्यूक्लियस के रेडियस और उस एटॉमिक मास के बीच में, यानी कि जिसका पार्टिकल था उस पार्टिकल का मास। अब यहां अगर देखें हम कि उसके मास के अकॉर्डिंग किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल फैक्टर को हटाएंगे तो क्या आएगा, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला बना, यहाँ पे क्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला बन गया यहाँ पे R0 A⁻⁴। याद रखना ये जो वैल्यू चलती है वो किसके अंदर चलती है, एफएम को बोलते हैं फर्मी, एफएम को बोला जाता है फर्मी। अच्छा, एक और वैल्यू याद रखना, एक फर्मी में कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर।
1 एफएम की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। अगर हम इस आर नोट की वैल्यू को देखें, आर नोट एक कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है ये, तो ये है रेडियस की न्यूक्लियस का कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.2। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.2। तो फॉर्मूला यहां से सीधा ये बन सकता है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1.2 a⁻1/3। यहां से हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, रेडियस पूछा जाता है किसकी, न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में यहां से बात की जाती है। आइए इसको समझते हैं एक क्वेश्चन करके। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फॉर बेरिलियम। क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फॉर बेरिलियम। अब इसके लिए अपने को फॉर्मूला क्या लगाना है, तो अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला है 1.2 एटॉमिक मास एंड पावर में क्या आ जाएगा 1/3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 1.2 तो वैल्यू इसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। अगर हम बात करें बेरिलियम के एटॉमिक मास की, सभी को 1 से लेकर के 20 तक एटॉमिक नंबर और उनके मास ये आने जरूरी है। अगर हम अब बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम का नंबर होता है 4 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 9, यानी हम यहाँ पे रख सकते हैं एटॉमिक मास कितना 9। तो जिसका पूछा जा रहा है उसके मास को यहाँ पे पिट कर देंगे और पुट करने के बाद में ये क्या लगा दिया 1/3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1.2 और 9 की पावर 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8 और इसका कितनी वैल्यू 9, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं कितना 2.1। और इसको अगर हम इजी करें तो इसको इजी करने पे क्या आ जाएगा, और यहां पे हमारा आंसर आ गया 2.52 फर्मी। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.52 फर्मी। और अगर मीटर में आंसर पूछे तो मीटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो हम यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं 2.52 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये आ जाएगा किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन डिजाइन करना है कि जिसमें जिसकी भी एटॉमिक रेडियस की बात करें उसके रेडियस के अकॉर्डिंग, उसके मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको करना है, क्वेश्चन है क्वेश्चन कीजिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम रेस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, किस किस के लिए बात कर रहा है, हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए। इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा और मुझे आप इसका आंसर बताना, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, पहला पॉइंट तो क्या हो गया, रिलेशन किस किस के बीच में, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और एटॉमिक मास के बीच का। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है, रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। थर्ड पॉइंट, अगर हम बात करें यहाँ पे एटम की, ध्यान से देखना, ये है एटम और ये है एटम की न्यूक्लियस। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, रेडियस के इसमें ज्यादा किसका होगा, क्या इसके सर्किट का यानी कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज्यादा है या फिर इस पूरे एटम का वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, ऑक्यूपाई स्पेस पे। ज्यादा ऑक्यूपाई स्पेस कौन कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पे एटम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी 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 लेस देन
वॉल्यूम ऑफ एटम। इस तरीके से इसने एक चीज बताई क्या कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज वेरी 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 ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट इसने बताया। फोर्थ पॉइंट इसने बताया कि जिस तरीके से हमने वॉल्यूम को काउंट किया है इसी तरीके से हम रेडियस को भी काउंट कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो इसके रेडियस क्या है, मिनिमम। बट अगर एटम की बात करें तो एटम की रेडियस क्या है, हाई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी 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 लेस देन रेडियस ऑफ एटम। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेडियस की जो एटम न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो बहुत छोटी होती है किसके सामने, एटम के रेडियस के सामने। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे लिख लेते हैं। अगर हम आगे बात करें फिफ्थ पॉइंट के बारे में, तो फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो उनके अंदर लगातार एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है, एनर्जी लगातार लॉस होती है। अब एनर्जी लॉस होगी तो उसके रेफरेंस में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम है मैक्सवेल। इसको अपन अलग चाहे तो अलग से पॉइंट बना के लिख सकते हैं जो कि इसका ड्रॉबैक हो सकता है। हम इसको ड्रॉबैक की फॉर्म में लिख लेते हैं कि ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। और रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी कमी यही थी, रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी कमी यही थी कि इसने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बट इसने ये नहीं बताया कि उनका चक्कर किस टाइप से होगा, यानी उनकी ऑर्बिट्स कौन सी होगी, उन ऑर्बिट्स की वैल्यू क्या होगी, और इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए, इन सब के बारे में इसने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। तो यहीं पे एक साइंटिस्ट निकल के आता है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बोला था, मैक्सवेल ने ये बोला था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लगातार एक्सीलरेशन कर रहा है, अगर कोई लगातार स्पीड में है, तो स्पीड की वजह से उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, डाउन। और एनर्जी डाउन होगी तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को किसमें गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर। बट रदरफोर्ड ने इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी थी, तो वही इसके लिए क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, the electron should emit their energy, should emit their energy and fall into the nucleus। अब आप लोग बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के तरफ चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाएगा, धीरे 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 उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। और एक समय ऐसा आना चाहिए कि उसको किस में गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में। बट यहां पे रदरफोर्ड ने इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, द इलेक्ट्रॉन शुड इमिट देयर एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। बट रदरफोर्ड could not explain about this। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ऐसी कोई जानकारी रदरफोर्ड ने नहीं दी थी। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या हो गया, ड्रॉबैक। एक ड्रॉबैक की बात और करते हैं, एक ड्रॉबैक इसका और है। सेकंड ड्रॉबैक क्या है इसका, आपको मैं एक चीज और बता देता हूं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी लो एनर्जी से कहां जाता है, हाई एनर्जी में जाता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी लो एनर्जी से कहां जाता है, हाई एनर्जी में जाता है, तो जरूरी नहीं है कि वो हाई एनर्जी पर ही स्टेबल हो जाए। इलेक्ट्रॉन याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां स्टेबल होता है, लो एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां स्टेबल होता है, लो एनर्जी में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में यानी हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। अब हाई एनर्जी से वापस किस में आएगा, लो एनर्जी में। इसके लिए टाइमिंग होती है कितना, 10⁻⁻⁸ सेकेंड। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इतने टाइम में वापस जाकर के और अपनी किस्में से आ जाएगा, लोअर स्टेट के अंदर आ जाएगा। और लोअर स्टेट के अंदर आने के बाद क्या हो जाएगा, स्टेबल। बट इसके बारे में भी रदरफोर्ड ने कोई जानकारी नहीं दी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो वो हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा,
और हाई एनर्जी लेवल में कितने टाइम के बाद वापस आ जाएगा, तो 10⁻⁸ सेकंड में। तो इसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई जानकारी नहीं दी थी। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है आपका रदरफोर्ड का मॉडल। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। सबसे पहले बात की थी किसकी, गोल्ड फॉइल के बारे में। यहां पे अल्फा पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स किस पे गए, गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल पे जाने के बाद पीछे हमने क्या लगा दी, यहाँ पे स्क्रीन। इस स्क्रीन पे क्या लग रहा है, जिंक सल्फाइड। ध्यान से देखना कि जब अल्फा पार्टिकल्स गए किसके पास, गोल्ड फॉइल के पास, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल कैसे निकल गए, सीधे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो इसमें क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो जैसे गए वो वापस अपनी डायरेक्शन में आ गए। तो इससे पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो इस अल्फा पार्टिकल को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। तो इसके बारे में आपको बताया गया था कि रिपल्शन का क्या रीजन है, कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और अल्फा पार्टिकल्स किसके बनते हैं, हीलियम के। और हीलियम भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि दोनों का सेम चार्ज होने की वजह से इनके बीच में क्या लग जाता है, रिपल्शन। इन दोनों के बीच में क्या लग जाता है, रिपल्शन। फिर हमने इसके बाद डिस्कस किया था किसके बारे में, इसके कंक्लूजन के बारे में। अगर कंक्लूजन को ध्यान से देखें तो कंक्लूजन क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर गोइंग टू स्ट्रेट विदाउट एनी एंगल। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल। और थर्ड इसके अंदर आता है अ फ्यू ऑफ देम। लगभग कितना पार्टिकल, तो 20,000 में से लगभग एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। किसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से। नेक्स्ट इसके अंदर आता है रदरफोर्ड का न्यूक्लियर कंसेप्ट। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर कंसेप्ट में सबसे पहला पॉइंट कौन सा था, कि रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस, और साथ में बात करते हैं एटॉमिक मास के रिलेशन की। तो फॉर्मूला निकल के आता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो फैक्टर कौन सा आता है, आर नॉट। और इस आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1.2। और इस पूरे की यूनिट किसके अकॉर्डिंग चलती है, एफएम, यानी फर्मी के अकॉर्डिंग। अब हमने यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू रखी थी 1.2, तो यहां से एक अपने फॉर्मूला डराइव हो गया। इस फॉर्मूले को क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू 1.2 ए की पावर 1/क्यू। आगे हमने इसको सॉल्व किया। आगे जब इसको सॉल्व किया तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने के लिए दिया था। इस क्वेश्चन को करना और बताना क्या आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इसके बाद था सेकंड पॉइंट, किसके लिए, न्यूक्लियर कंसेप्ट के लिए। सेकंड पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ एटम। सिमिलरली फॉर रेडियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज आल्सो वेरी लेस देन टू रेडियस ऑफ एटम। और यहां पे हमने बात की थी इसके बाद में इसके ड्रॉबैक की, कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। इसका रीजन क्या था, तो रदरफोर्ड का जो लिमिटेशन होते हैं, जो ड्रॉबैक होता है, इसका रीजन ये था कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर लगातार चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, लॉस। और एनर्जी का लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन को किसमें गिर जाना चाहिए था, न्यूक्लियस के अंदर। बट रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट दिस फिनोमिना। रदरफोर्ड ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। और लास्ट हमने बात की यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाता है तो इसका टाइम कितना लग जाता है, 10⁻⁻8 सेकंड वापस आने के लिए। और इसके बारे में भी रदरफोर्ड ने हमको कोई जानकारी नहीं दी थी। तो हमें किसका बारे में पता चला, हमें पता चला न्यूक्लियस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। कल आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। और आज हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, रदरफोर्ड ने। सभी के बारे में ध्यान रखना बातों को। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, एटम का जो कंप्लीट मास होता है, यानी मोस्ट ऑफ द जो मास होता है एटम का, वो इसके कहां होता है, न्यूक्लियस में। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं कि एटम का कंप्लीट मास किस में होता है, न्यूक्लियस में, इसके बाहर क्यों नहीं होता। तो कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जबकि प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10⁻27 kg। अगर ध्यान से देखें इनकी पावर को तो -31 एंड -27, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ज्यादा मास किसका आएगा, -27 का। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर दोनों को ध्यान से देखें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, तो इनका मास एज कंपेरेटिव इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्या होता है। कल आपको एक वैल्यू बताई थी कितनी, 1867।
यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना गुना क्या होता है, हल्का होता है, किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। 1867 टाइम्स मल्टीपल होता है किसका मास, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द मास होता है वो इसके कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर। रीजन क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल आएगा, बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स के अंदर। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल हम यह डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जे जे थॉमसन मॉडल। इसको हम सीधा थॉमसन मॉडल भी बोल सकते हैं। कौन सा मॉडल, थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल के और भी कुछ नाम है, जैसे हम इसको बोल सकते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट बनाया उस एक्सपेरिमेंट का कंपैरिजन किसके साथ किया था, प्लम पुडिंग के साथ किया था। और इसका एक और नाम हो सकता है क्या, इसका नाम हो सकता है वाटरमेलन मॉडल। ये सभी बच्चों ने अधिकतर सुना भी है और पढ़ा भी है काफी बार, वाटरमेलन मॉडल, यानी तरबूज की मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसमें बात करें कि किस तरीके से ये मॉडल था, इसमें क्या बात हुई थी, आइए इसको समझते हैं पूरा। थॉमसन ने क्या कहा कि जिस तरीके से एक तरबूज होता है, तरबूज के अंदर क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो खाने वाला पार्ट, एक तो हो गया इसका लाल वाला पार्ट, इसको बना देते हैं। ये हो गया कौन सा पार्ट, खाने वाला पार्ट। गर्मी आ गई है, तरबूज का सीजन चालू है, और ऐसे में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, थॉमसन मॉडल। ये जैसा बना, इसी को मान लेते हैं क्या ये है तरबूज, इसके ऊपर अपन ग्रीन कलर की कोटिंग भी कर देंगे। ऐसा ही होता है ना। अब आ जाते हैं कौन से कलर पे, रेड कलर पे। लीजिए दोस्तों, यहां पे ये क्या हो गया, यहां ये बन चुका है एक वाटरमेलन। अब इस वाटरमेलन पे बीच बीच में क्या होते हैं, तो यहां बीच बीच में होते हैं बीज, हो गए ये तरबूज के, क्या हो गए भाई, बीज। अब ध्यान से समझना थॉमसन ने क्या कहा था। थॉमसन ने यह कहा कि जिस टाइप से एक तरबूज के अंदर बीज होते हैं, तरबूज के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, इन बीज को बोल दिया इसने क्या, इलेक्ट्रॉन। इस बीज को इसने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन। इस बीज का नाम इसने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। और जो खाने वाला पार्ट है, इसका जो खाने वाला पार्ट है, इस खाने वाले पार्ट को इसने नाम दे दिया प्रोटॉन। यानी कि बीज को तो क्या बोला इसने, इलेक्ट्रॉन, और खाने वाले पार्ट को इसने क्या बोल दिया, प्रोटॉन। ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। लेकिन यहां एक सबसे बड़ी कमी रह गई। सबसे बड़ी कमी चीज क्या, कि इसने न्यूट्रॉन के बारे में, ना न्यूक्लियस के बारे में इसने कोई पॉइंट नहीं बताया। इसने सिर्फ पॉइंट बताया किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में और प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में। सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी स्टैटिक नहीं होते, वो लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और अपनी एक्सिस के ऊपर भी। लेकिन अगर तरबूज को देखें तो तरबूज के अंदर क्या है, तरबूज के अंदर क्या है कि यहां पे जो बीज है वो कैसे है, एक तरीके से रुके हुए हैं, पड़े हुए, इनके अंदर कोई हलचल नहीं है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक हो जाएगा। आइए इसके बारे में और समझते हैं हम, इसके बारे में आगे समझते हैं, इसका ड्रॉबैक समझते हैं, क्या है ड्रॉबैक। इसका पहला ड्रॉबैक यही है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन, he could not explain
अबाउट न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस। पहला पॉइंट तो ये कि इसने किसके बारे में नहीं बताया, न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया, और ना ही इसने न्यूट्रॉन के बारे में बताया। सेकंड पॉइंट he could not explain about the rotation of electron. He could not explain about the rotation of electron. इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरह होते हैं, सीड्स की तरह होते हैं, बट हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स लगातार क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, यानी कि वो एक जगह रुके नहीं होते। तो इसलिए हमने लिखा कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे हम बात करें यदि थर्ड पॉइंट की, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो किस तरीके का मॉडल था, एक स्टैटिक मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल कौन सा था, स्टैटिक मॉडल। बट हमको जो मॉडल चाहिए एटम बनाने के लिए वो किस तरीके का चाहिए, मोशन वाला मॉडल चाहिए। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो इसने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के रेस्पेक्ट में कोई बात नहीं की। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में इसने कोई बात नहीं की कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी किस तरीके से इंक्रीज होती है, किस तरीके से डिक्रीज होती है, और उनका एनर्जी लेवल कौन सा होता है, इसके बारे में इसने कोई बात नहीं बताई। तो ये हुआ यहाँ पे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये मॉडल कैसा था, स्टैटिक मॉडल था, और साथ में इसने किसके बारे में नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में नहीं बताया। और ये एक छोटा सा मॉडल था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन ये इसको हमको पढ़ना है। कौन सा मॉडल था, थॉमसन मॉडल। अच्छा, एक इसके अंदर आ रहा है प्लम पुडिंग। ये प्लम पुडिंग क्या होता है, तो प्लम पुडिंग एक तरीके से नट केक होता है, जैसे उस नट केक के अंदर जैसे बीज होते हैं, नट्स होते हैं जो बीच बीच में उसके रखे रहते हैं, उसी टाइप से एक तरीके से वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड है, ऐसे ही इस प्लम पुडिंग के अंदर क्या होते हैं, नट्स होते हैं। तो उसने इसके साथ में भी इसका क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। अब इसके बाद पहला हमने एटॉमिक मॉडल कौन सा पढ़ा है यहाँ पे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब इसके बाद हम जानकारी लेंगे किसके बारे में, बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो सेकंड आता है आपके बोहर एटॉमिक मॉडल। ध्यान रखना, इसको भी पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्योंकि रेडिएशंस के अंदर क्या होती है, जैसे लाइट पार्टिकल्स आते हैं किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, और वेव के अंदर अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती है, लाइक वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो इनको भी हमको सबसे पहले इस मॉडल से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, उस एनर्जी के बारे में हमको डिस्कवर करना पड़ेगा। तो चलिए अपन इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट समझते हैं, कौन सा। तो हमारा कंसेप्ट यहाँ पे होगा, कंसेप्ट होगा ईएमआर। कंसेप्ट क्या होगा, ईएमआर। ईएमआर का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए टाइम हो चुका है। अब अपन एक काम करेंगे, ये वाला टॉपिक और इसके बाद वाला बोहर एटॉमिक मॉडल उसे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कवर करेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू, शुक्रिया बने रहने के लिए। इसको एक बार अच्छे से नोट्स को रिवाइज कर लेना, और एक जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद।